एवरीवन, आज अपन चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है आपके क्लास 11th का। तो रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशन जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, कोई टॉप रोटेट कर रहा है, तो उस रोटेशन से रिलेटेड अपन को यहाँ पे पार्ट देखने हैं। उस केस में इनर्शिया क्या होगा, उस केस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा किसी बॉडी का, ये सब अपन को इस चैप्टर में पता करना है। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है ये आपको पता रखना है। ऐसी बॉडी जो कि डेफिनेट शेप की हो, जिसकी शेप चेंज नहीं हो रही हो, वो है रिजिड बॉडी। ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉइंट्स हमेशा कांस्टेंट बने रहे, वो है रिजिड बॉडी। जैसे एक बॉडी है जिसके एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये, चौथा, और ये हमेशा डिस्टेंस मेंटेन बना रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए रिजिड बॉडी के बाद अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। एक बार देख लीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए रिजिड बॉडी क्या होता है। तो वो बॉडी जिसमें क्या होता है, रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं? ऐसी बॉडी जिसमें दो पार्टिकल के बीच में कभी भी डिस्टेंस चेंज ना हो, उसे बोलेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लें। अब अपन सीखेंगे सेंटर ऑफ मास। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सपोज करें कि आपके पास एक बुक है। इस बुक को आपको उठाना है एक उंगली से, तो कैसे उठाएंगे? देखिए, हो सकता है आप इस उंगली को यहां रख दें, हो सकता है यहां रख दें, तो क्या होगा? बुक गिर जाएगी ना। अब यहां रखेंगे तो भी बुक गिर जाएगी, बैलेंस नहीं बन रही। आपको एक उंगली पे उठानी है, तो आप बिल्कुल यहां पर रखोगे सेंटर में, तो उठ जाएगी। तो मतलब आपने क्या करा, एक पॉइंट पर आपने अपनी फिंगर को होल्ड करा और उससे पूरी बॉडी ही स्टेबल हो गई। ठीक है। जो लेफ्ट साइड के मासेस थे वो राइट के बराबर हो गए, जो अप के थे वो डाउन के बराबर हैं, तो वो बॉडी वहां पर स्टेबल है उस पॉइंट के अराउंड। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो ऐसे सिंपल भाषा में सीख सकते हैं किसी मास का सेंटर, सेंटर ऑफ मास। चलिए यहां तक नोट कर लें। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल द सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज point where the entire mass of system is imagined to be concentrated। ठीक है। तो ऐसा पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो अगर बाहर से जितने भी एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास में रखेंगे तो बॉडी जैसे स्टेट में है वैसे में ही रहेगी। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? एक तरह से बैलेंसिंग पॉइंट हो गया बॉडी का। ठीक है। मान लो कि दो बॉडी है अपने पास। मान लो कि एक बॉडी यहां लटका दी, एक यहां लटका दी। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तराजू में ऐसा ही होता है। तो क्या होगा? तो यहां बीच में मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास दो बॉडी का अपन निकाल सकते हैं। कुछ फॉर्मूले भी अपन यूज करेंगे जिससे ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी अपन पता कर लेंगे। यहां तक नोट कर लें। अच्छे से नोट कर लीजिए यहां तक। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑफ सिस्टम इज इट्स बैलेंसिंग पॉइंट। द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल एंड इज समवेयर इन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है और एक का m2 है, एक की पोजीशन r1 है, एक की r2 है, तो सेंटर ऑफ मास को इस तरह से लिखा जाता है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये लोकेशन पता करने का तरीका है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी है, तो उसका पता करने का तरीका क्या है? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन सम ऑफ मासेस। ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। नीचे तो टोटल मासेस रखना है सारे पार्टिकल के, और ऊपर क्या रखना है? पहला पार्टिकल उसकी लोकेशन प्लस दूसरा पार्टिकल उसकी लोकेशन प्लस तीसरा, ऐसा। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो ये लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरह से निकाली जाती है। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 x1 प्लस m2 x2
प्लस mn(xn) अपॉन सम ऑफ मासेस करना पड़ेगा। और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस mn(yn) अपॉन सम ऑफ मासेस करना पड़ेगा। यहाँ तक नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें यहाँ तक। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये y कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन लिख दिया। अच्छा, z कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1z1 प्लस m2z2 प्लस mn(zn) अपॉन सम ऑफ मासेस you have to do. Yes, note down these equations. These equations are the equations that helps to find out the coordinate of center of mass: x coordinate, y coordinate, z coordinate. बच्चों, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए हैं सीबीएसई बोर्ड ने। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ऐसे जो टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। डिलीटेड पार्ट आपको भेज दिया गया था, आपने देख लिया होगा। वो किसी को पास नहीं हो तो वापस मुझसे पूछ सकते हैं डिलीटेड क्या क्या है, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काउंट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो उसका फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन सम ऑफ मासेस। तो पहला मास किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है प्लस दूसरा किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है अपॉन सम ऑफ मासेस। तो ये फॉर्मूला होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का। ऐसी एक्सेलरेशन पूछे है तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल अपॉन सम ऑफ मासेस। ठीक है, तो mv कांस्टेंट रहता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो सेंटर ऑफ मास है कांस्टेंट मोमेंटम, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0। ओके, नोट डाउन इट। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये वेक्टर चैप्टर में भी अपने आ चुका है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। दो वेक्टर क्वांटिटी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उनका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। लाइक a क्रॉस b इज ab साइन थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन भी आ जाएगी दैट इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर। ऐसा वेक्टर चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, यहां तक नोट करें। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। a क्रॉस b किसके बराबर नहीं होता, b क्रॉस a किसके बराबर होता है, तो फिर माइनस b क्रॉस a। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होता है, a क्रॉस b प्लस c किसके बराबर होगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लें जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। इसके आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बार यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं यहाँ तक। रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जिसकी शेप डेफिनेट हो, अनचेंजिंग शेप हो, उसे बोलते हैं रिजिड बॉडी। और डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ सच बॉडी डज नॉट चेंजेस, इस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहता है। सेंटर ऑफ मास, ये क्या होता है, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ सिस्टम इज इमेजिन्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सारा मास वहां पर ही कंसंट्रेटेड ऐसा माना गया है। ऐसा भी समझ सकते हैं जहां पर बॉडी बैलेंस हो सकती है जिस पॉइंट से।
ठीक है. इफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ सिस्टम अप्लाइड सेंटर ऑफ मास मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ सिस्टम शैल रिमेन अनइफेक्टेड. ठीक है, तो इफेक्ट नहीं होगी सेंटर ऑफ मास पे रखने पर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और ए सिस्टम इज इट्स बैलेंसिंग पॉइंट. क्या होती है? बैलेंसिंग पॉइंट होता है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम always line on the line joining the two particle and is somewhere between the particles. ठीक है, तो अगर एक बॉडी है तो ये उसका सेंटर ऑफ मास होएगा, जहां पर वो पूरी तरह से बैलेंस हो. यहां से डिस्टेंस, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, सब जगह से बराबर मास. लेफ्ट जितना होता है राइट, इधर जितना होता है इधर, इधर जितना होता है इधर, इधर जितना होता है इधर. तो इस पॉइंट पे सब चीजें बैलेंस हो रही है, तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. अब किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले भी हैं. m1r1 प्लस m2r2 अपॉन सम ऑफ मासेस. ठीक है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस mnxn अपॉन सम ऑफ मासेस. y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस mnyn अपॉन सम ऑफ मासेस. z कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1z1 प्लस m2z2 प्लस mnzn अपॉन सम ऑफ मासेस. अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम मूव्स as if entire mass of system concentrated at the center of mass, then the velocity of center of mass is given by m1v1 plus m2v2 upon sum of masses. एक्सेलरेशन निकालना है अगर सेंटर ऑफ मास का, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन सम ऑफ मासेस. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो सेंटर ऑफ मास विल हैव कांस्टेंट मोमेंटम. ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब एक्सेलरेशन 0 रहेगा. फिर अपन ने क्या सीखा? वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b. ये वेक्टर चैप्टर में भी सीख लिया है. a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए n कैप c कैप ऐसा कुछ लगा देते हैं. a क्रॉस b किसके बराबर होता है? माइनस b क्रॉस a. और a क्रॉस b प्लस c किसके बराबर होता है? a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. ठीक है, चलिए आप ये ध्यान रखिएगा, i क्रॉस i 1 होता है. i क्रॉस i कितना होता है? i डॉट i 1 होता है, जैसे आपको पता है. ठीक है, j डॉट j 1 होता है, ऐसे वेक्टर चैप्टर में k डॉट k 1 होता है. ऐसे i क्रॉस i कितना होता है? i साइन थीटा. ठीक है, अब i और i के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री. तो साइन 0 की वैल्यू 0. इट मीन्स i क्रॉस i इज 0. j क्रॉस j वो भी 0 होगा, k क्रॉस k वो भी 0 होगा. i क्रॉस j किसके बराबर होगा? k कैप के. j क्रॉस k किसके बराबर होगा? i कैप के. j क्रॉस i किसके बराबर होगा? k कैप के. k क्रॉस j किसके बराबर होगा? i कैप के. i क्रॉस j किसके बराबर होगा? j कैप के माइनस. ठीक है, ऐसा आपने वेक्टर चैप्टर में सीख रखा है. ये i ऐसे सर्कल आपको सिखाया है. i किसके बराबर होता है? k. j क्रॉस k किसके बराबर होता है? i. k क्रॉस i किसके बराबर होता है? j के. और अपोजिट साइकिल चलाओगे तो सब में नेगेटिव साइन और लगा देने हैं. ठीक है, देख लीजिए जल्दी से. ये मैट्रिक्स मेथड आपने वेक्टर चैप्टर में ही सीख लिया था, इसको सॉल्व करना a क्रॉस b को. देख लीजिए, कोई डाउट आए तो मैसेज कर दें, फिर आगे बढ़ेंगे अपन. चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं. एंगुलर वेलोसिटी, ये भी बहुत सारे चैप्टर में आ गया है. एंगल में चेंज होने की रेट को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये चैप्टर नंबर 4 में आ चुका है. ठीक है, नोट कर लें यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे. यहाँ तक देख लें जल्दी से, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लें.
अभी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होने की रेट डी ओमेगा बाय डी टी। देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लें, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लें। ये सब पुराने चैप्टर जो पढ़े हैं उनका सब चीज़ें यहाँ पर आई जा रही है। टॉर्क, टॉर्क क्या पढ़ा था आपने, फोर्स जो लगता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, टॉर्क। ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इस तरह से इमेजिन करें कि अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लेट लगा दी पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक प्लेट लगा दी नेगेटिव, तो पॉजिटिव को तो धक्का मारेगा इधर और नेगेटिव को खींचेगा, तो ये अपोजिट फोर्स लगेंगे। इस अपोजिट फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो टर्निंग फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख लीजिए यहां तक, इसको आर क्रॉस एफ भी कहते हैं या आर एफ साइन थीटा एन कैप भी कह देते हैं, जहां पे एन कैप क्या है, आर और एफ के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देख लीजिए अच्छे से, मान लीजिए पॉइंट पी है, डिस्टेंस आर पर, इसे फोर्स एफ लगाया गया, ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ, इसे टॉर्क बोलते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर होती है। चलिए अब एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है, एम वी आर के प्रोडक्ट को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एल सिंबल से शो करते हैं, जो एन एच बाय 2 पाई के बराबर होता है। देख लीजिए यहां तक, पढ़ लें एक बार, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये आर क्रॉस पी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एरिया वेक्टर इसको अपन 2m क्रॉस डी ए बाय डी टी भी कह सकते हैं, 2m डी ए बाय डी टी भी बोल देते हैं। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसे टॉर्क बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम में चेंज होने की रेट, इसे टॉर्क बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो टॉर्क भी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लें एक बार यहां तक, ये सारे टॉपिक नोट कर लें, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैसेज कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे अर्थ है, घूम रही है एक डेफिनेट लाइन के अराउंड, तो इस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मान लो एक टॉप है अपने पास, अपन ने उसको घुमा दिया तो ये इस एक्सिस के अराउंड सर्कल मार रहा है, तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक रिजिड बॉडी है, रोटेट कर रही है, उसके मास रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में अगर घूम रही है कोई रिजिड बॉडी सेम एंगुलर स्पीड से, तो सर्कुलर पाथ ऑफ ऑल पॉइंट मासेज हैविंग कॉमन सेंटर, सबका सेंटर कॉमन होगा, उस कॉमन सेंटर से जो लाइन जा रही है, सपोज करो डिस्क है तो ये कॉमन सेंटर है सभी का, तो इससे जो लाइन जा रही है उसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे अर्थ के केस में भी यही चीज है, ठीक है। अब देखिए कपल क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा हो और उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा हो तो इसे क्या बोलेंगे, कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो बॉडी रोटेट करेगी, मतलब टॉर्क लगेगा। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे आई से शो करते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, इनर्शिया से क्या इफेक्ट हो रहा है, उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के इफेक्ट को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट का मतलब इफेक्ट, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का इफेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया का इफेक्ट। तो इसको किस तरह से शो करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली इनर्शिया का इफेक्ट को? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? kg, मास की होती kg, डिस्टेंस की होती मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इन अ बॉडी from the axis of rotation at which whole the mass of body supposed to be concentrated, its moment of inertia about the axis of rotation would be same as determined by the actual distance body. It's called radius of gyration. Okay. So if we represent radius of gyration as k, then what is the formula of k? Under root of r1 square plus r2 square plus rn square upon n whole root. थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस डिलीट हो गया है आपके सिलेबस से। ठीक है, ये आपको कुछ नहीं करना है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने को याद रखना है रोटेशन के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अपन ने देखा था एम वी आर होता है और यहाँ पर होता है आई ओमेगा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है? आई अल्फा। एंगुलर यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं। तीन फॉर्मूले अब तुम्हें ध्यान रखना है, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एम वी आर की जगह आई ओमेगा, आई अल्फा। ठीक है, अब रोलिंग मोशन, जब भी कोई बॉडी रोल करेगी उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और आगे बढ़ने वाली एनर्जी भी होगी। ठीक है, तब ये फार्मूले अपने को याद रखने हैं। अभी कुछ और एक्स्ट्रा फार्मूले जो तुम्हें मेमोराइज करने हैं। जो वेलोसिटी होती है इंक्लाइन प्लेन में बिना स्लिप हुए, वो होती है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और बॉडी रोल डाउन हो रही है इंक्लाइन प्लेन पे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है? इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम I1 टू I2, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ओमेगा 1 ओमेगा 2 चेंज हो रहा है, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू होगा I2 ओमेगा 2। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब I ओमेगा इज कांस्टेंट। कुछ यूनिट्स भी आपको याद रखनी है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को पता है टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। यहाँ तक देख लें, यहाँ तक अपने नोट्स बना लें। अब देखिए लीनियर मोशन में डिस्टेंस को s बोलते हैं, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर वेलोसिटी ds बाई dt, एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाई dt, लीनियर एक्सेलरेशन dv बाई dt, d ओमेगा बाई dt। मास m मिलता है यहाँ पर इनर्शिया से रिप्रेजेंट होता है। मोमेंटम m भी बोलते हैं, यहाँ i ओमेगा बोलते हैं। फोर्स f होता है, यहाँ पे i अल्फा होता है। dp बाई dt यहाँ पे dl बाई dt होता है, टॉ इक्वल्स टू dl बाई dt। काइनेटिक एनर्जी थे हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी थे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 2i। वर्क एफ एस होता है, वर्क टो थीटा होता है, पावर एफ इंटू वी, यहाँ पे पावर टो ओमेगा होता है। एक बार इतना देख लें, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लें। अब देखिए 11 पॉइंट पढ़ लीजिए, सिंपल सा पॉइंट है। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट। 12th में इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस टी एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और रोटेशन में होती है ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस ए टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, इसका फॉर्मूला एस nth इक्वल्स टू यू प्लस हाफ है 2n माइनस 1, और यहाँ पर एंगल ट्रेस इन nth सेकंड होगा ओमेगा प्लस अल्फा बाई 2 2n माइनस 1।
ये वाले पार्ट आपके डिलीट हो गए हैं सिलेबस से, इनको आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट हो चुका है सेक्शन। तो कुल मिला के आपको बॉडी को रोटेट करते समय ये ध्यान रखना है, बॉडी जब रोटेट करेगी तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी, रिजिड बॉडी क्या होगी, आपको आना चाहिए। एक बार ये वापस पढ़ लें यहाँ तक का पार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लें। सेंटर ऑफ मास, ये इक्वेशन लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की होती है m1r1 प्लस m2r2 अपन सम ऑफ मासेस। समेशन साइन लगा के भी लिख सकते हैं। x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस mnxn अपॉन सम ऑफ मासेस। y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस mnyn अपॉन सम ऑफ मासेस। z कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो m1z1 प्लस m2z2 प्लस mnzn अपॉन सम ऑफ मासेस। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी हो जाएगी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन सम ऑफ मासेस। एक्सेलरेशन हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन सम ऑफ मासेस। क्रॉस प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b, ab sin थीटा n कैप। a क्रॉस b is not equal to b cross a, it is equal to माइनस b क्रॉस a। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो होती है, a क्रॉस b प्लस c किसके बराबर होता है, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। i क्रॉस i किसके बराबर होता है, j क्रॉस j, वो किसके बराबर होता है, k क्रॉस k, और वो कितना होता है 0। i क्रॉस j कितना होता है k, j क्रॉस k कितना होता है i, j क्रॉस i कितना होता है माइनस k क्रॉस j कितना होता है माइनस i क्रॉस k कितना होता है माइनस j। एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, d थीटा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये आप जानते होंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, d ओमेगा बाय dt। टॉर्क ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लगता है तो उसे टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, अगर आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो एक्सटर्नल, तो नॉर्थ का नॉर्थ तक का मारेगा, साउथ को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो रोटेटिंग फोर्स एक्ट होगा उस पर, जिससे बॉडी रोटेट होगी। ठीक है, तो इस रोटेटिंग फोर्स को टॉर्क बोलते हैं अपन। यहाँ तक देख लें, यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ तक हो गया होगा आपका। अब देखिए टॉर्क का ये फॉर्मूला लिख लें, टाइम पे कोई दिक्कत आए मैसेज कर दीजिए। एंगुलर मोमेंटम, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है उस केस में जो मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं, एंगल में चेंज हो रहा है उस समय mvr या nh/2π कहते हैं, या r क्रॉस p भी बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम को। टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब टॉर्क नहीं लगेगा। यहाँ तक देख लें, कोई भी दिक्कत आया तो पूछ लें। अच्छे से पढ़ें, अपने नोट्स बना लें अच्छे ढंग से।